क्या है इंजीनियरिंग फिजिक्स, क्या पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग फिजिक्स में, क्या मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स में डीटीओ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या मैं कोडिंग कर सकता हूँ, और भी कई सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच ज्वाइन करने से पहले। तो यही सब क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर आंसर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई एम अ थर्ड ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और 2.5 साल हो चुके मुझे ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, और कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी मैंने, और वही सब एक्सपीरियंसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज इंजीनियरिंग फिजिक्स। क्या है इंजीनियरिंग फिजिक्स? तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन सिंपली यही है: इंजीनियरिंग फिजिक्स इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो कई सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की आपको कंबाइंड नॉलेज दी जाती है इस ब्रांच के अंदर, और फिजिक्स का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है इस ब्रांच के अंदर। तो बहुत सारी फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। तो याद रखना, अगर आप ये ब्रांच लेने की सोच रहे हो तो आप ऑब्वियसली ऐसे स्टूडेंट मत होना जिसको फिजिक्स पसंद नहीं है, जिसको फिजिक्स से नफरत है। ऑब्वियसली अगर आपको फिजिक्स पसंद नहीं है तो ये ब्रांच आपके लिए नहीं है। तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि इंजीनियरिंग फिजिक्स क्या है, और टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार ये देख लेते हैं कि डीटीयू के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस क्या रहता है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एक बार सिलेबस खोल के देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने निकाल लिया यहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस, सभी को वही सब सिलेबस पढ़ाया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा ब्रांच आप लोग पढ़ रहे हो। सारे सब्जेक्ट्स आपके सेम रहने वाले। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग कह सकते हो आप इसे, वर्कशॉप प्रैक्टिस, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यही सब सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाए जाते हैं और सारे ब्रांचेस में सेम रहते हैं। अब बात करते हैं एक बार सेकेंड ईयर की, यानी कि थर्ड सेमेस्टर की, जहां पे आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कोर यानी कि ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले आपका आ गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको वही होता है, ट्रसेस कैसे काम करते हैं, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और टॉर्क, मोमेंट्स, इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इसमें आपको सिखाई जाती है मैटलैब प्रोग्रामिंग, और बिलीव मी बहुत ही काम का सब्जेक्ट है। अगर आपको सिमुलेशन करनी है, अगर आपको फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स विजुअलाइज करके देखने हैं, तो ये सब्जेक्ट आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप मैटलैब प्रोग्रामिंग में अच्छी महारत हासिल कर लो तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स के और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को सिमुलेट करने में काफ़ी हेल्प होने वाली है। इसके बाद आता है मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब सब्जेक्ट्स जो आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ सेमेस्टर। इसमें आपको पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया है। और इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको ईसी के मिलेंगे डेफिनेटली, और यही कारण है काफ़ी अपकमिंग ब्रांच है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसके बाद आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स, ऑप्टिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड इंटरफेसिंग और कंप्यूटेशनल मेथड्स। ये आपके हो गए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। अब फिफ्थ सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट्स आपको बता देता हूं मैं। पहला सब्जेक्ट हो गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज, एंटीनास एंड प्रोपेगेशन। अब फिफ्थ सेमेस्टर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ से आपके इलेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी साल यानी कि पिछले साल से हमारे कॉलेज ने माइनर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब माइनर्स में होता क्या है कि एक डिसिप्लिन के अंदर आपको कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे कि इन सब्जेक्ट्स में से अगर आप कुछ गिवन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स पूरे कर लो, इतने क्रेडिट्स आप पूरे कर लेते हो, तो उस सब्जेक्ट के अंदर, उस डिसिप्लिन के अंदर आपको माइनर मिल जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं, मशीन लर्निंग के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स दे देंगे आपको कि ये सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से, इस बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स में से कुछ नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरे कर लो, तो फोर्थ ईयर के एंड में आपको डिग्री के साथ साथ उस सब्जेक्ट में माइनर मिल जाएगी। फॉर इस एग्जांपल में अगर आप मशीन लर्निंग में से उतने क्रेडिट्स पूरे कर लेते हो तो आपको मिलेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स विद माइनर इन मशीन लर्निंग। तो ये भी एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपको किसी और ब्रांच में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ूं, उस ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ने का शौक है मुझे, तो डेफिनेटली आप इलेक्टिव्स ले सकते हो, आप माइनर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जिस ब्रांच में हो उसी में सारा कुछ करना पड़ेगा आपको। डेफिनेटली कॉलेज आपको एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस देगा, और आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स लेने का भी ऑप्शन आपको कॉलेज देने वाला है। तो इस मामले में बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब आ जाता है सिक्स सेमेस्टर, थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर, फाइबर ऑप्टिक्स, नैनो स्ट्रक्चर्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, और इसके बाद आपके इलेक्टिव्स आ जाते हैं। और फोर्थ ईयर में अगेन VLSI, सैटेलाइट कम्युनिकेशन,
और थोड़ी थोड़ी बहुत इस स्कीम में चेंजेस है, और यही सिलेबस मैं डलवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो। ये एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है इस साल, तो माइनस को हटा के मोर और लेस आपको सिलेबस सब कुछ सेम मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल सिलेबस है, तो अगर आप देखना चाहते हो कि पढ़ाया क्या जाता है एग्जैक्टली, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। अब मैं बात करूं कि फैकल्टी कैसे है, टीचर्स कैसे हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको यहाँ पे हर टाइप की टीचर्स देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो सब्जेक्ट के लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत अच्छे से आपको सब्जेक्ट सिखाएंगे और बहुत कुछ आपको उनसे सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली ऐसे टीचर्स मिलेंगे आपको। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी टीचर्स मिलेंगे जो ऑब्वियसली नॉलेजेबल तो है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा आपको सीखने को नहीं मिल रहा होगा, तो उस सब्जेक्ट का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। टीचर से बहुत खास हेल्प मिलेगी नहीं आपको। बट इन जनरल अगर मैं बताऊं, कॉलेज के अंदर मोस्टली सबको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। स्कूल में होता था कि हमारे टीचर्स बताते कि बेटा ये सब्जेक्ट है, ये कर लो, ये क्वेश्चंस कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है वो है। बट यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग नहीं होगी। टीचर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि एग्जाम के क्वेश्चन आया है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने कराया कि नहीं कराया। आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। आप टीचर के पास जाके ये नहीं बोल सकते सर आपने तो कराया नहीं, एग्जाम में कैसे दे दिया आपको। सब कुछ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉलेज के अंदर सब लोग खुद ही प्रिपरेशन करते हैं। कोई टीचर के पास नहीं जाता कि सर मेरा डाउट है समझा दो। ऑब्वियसली डाउट्स वगैरह पूछ लेते हैं, लेकिन अलग से टीचर ऐसे नहीं करते कि चलो बेटा डाउट समझा दे तो तुम्हें। तो टीचर्स अलग से आपको कोई एफर्ट नहीं डालेंगे आपके लिए। सब कुछ आपको मोर और लेस खुद ही संभालना पड़ेगा, और मोर और लेस हर किसी कॉलेज में ऐसे ही होता है। और अगर मैं किसी भी कॉलेज की बात करूं, सबसे अच्छे कॉलेज में और सबसे बेकार कॉलेज में, हर कॉलेज में यही होता है कि आपको मोर और लेस सब कुछ ही खुद ही करना पड़ रहा होता है वहाँ पे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाना पढ़ाई लिखाई में, और मोस्टली सब कुछ हो ही जाता है। ऐसी कोई पढ़ाई में टेंशन होती नहीं है कॉलेज के अंदर। टीचर जो क्लास में कराया मोर और लेस वही एग्जाम में देता है, ऑफलाइन सेमेस्टर के केस में, और ऐसी कोई दिक्कत है नहीं ऐसे। और एक और डाउट आता है लोगों के मन में कि क्या ये ब्रांच टफ है, क्या मैं इस ब्रांच में पढ़ाई, कोडिंग और बाकी कोई भी अगर मैं चीज़ करना चाहूँ क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ब्रांच टफ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इस ब्रांच से थोड़ा सा दूर रहना। क्योंकि 4 साल पूरे आपको दबा दबा के फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, हार्ड को फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी आपको। एक बार आपने ब्रांच ले ली तो आप फिजिक्स के सब्जेक्ट से बच नहीं सकते। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो फिजिक्स से थोड़ा सा दूर रहना चाह रहे हो, तो ये ब्रांच आपके लिए नहीं है। एक बार और सोच लेना, गिव इट अ सेकंड थॉट बिफोर गोइंग फॉर ईपी इन DTU इफ यू आर अ स्टूडेंट हु डजंट लाइक फिजिक्स। अब एक और डाउट आता है, वो डाउट है कोडिंग। क्या कोडिंग करने का टाइम मिलता है? क्या प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, डेवलपमेंट, ये सब सीखने का क्या मुझे कॉलेज के अंदर टाइम मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल मिलेगा। टाइम बहुत सारा है कॉलेज में, और आप कोडिंग इतनी कर सकते हो कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लो, कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे रेड ब्लू 7 स्टार 6 स्टार हो जाओ। इतना टाइम आपको बहुत आराम से मिलेगा। बस आपको इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है फिर भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ, जैसे मेरे केस में था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में मैं आया, मैं ये सोच के आया था कि कॉलेज में बहुत सारी कोडिंग करूँगा। मुझे मेरे टीचर्स ने एडवाइस किया था जब मैं कोचिंग में था, कॉलेज में जाके कोडिंग कर लेना और प्लेसमेंट में बैठना। कोडिंग जो बंदा अच्छे से कर लेता है उसकी प्लेसमेंट लग जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। बट मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आया तो मैंने देखा कि यार मेरे को कोडिंग में तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा। ये क्या स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, रिवर्स स्टैक, रिवर्स अरे, मतलब थोड़ा बोरिंग सा लगता था, मेरे को पसंद नहीं आता था इतना। तो पहले 1.5 साल में तो कुछ खास किया नहीं मैंने। स्टार्ट मैंने तब किया जब मेरा 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला था, तब मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग स्टार्ट करी, और उतनी ही कर रखी है मैंने। फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ी बहुत कर रखी थी, मतलब C++ कर रखी थी, मतलब वेक्टर, एरे, लिंक लिस्ट वगैरह, थोड़ा थोड़ा ट्री वगैरह कर रखा था। बट ज़्यादा कुछ कर नहीं रखा था मैंने कोडिंग के अंदर। मेन कोडिंग जितनी मैंने करी है थर्ड ईयर के अंदर ही करी है मैंने। सो इसका सिंपल सा आंसर है, कोडिंग करने का बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि आगे जाके क्या करना है, तो एज अ बैकअप प्लान, एज एन ऑप्शन आप कोडिंग भी करते रहना साइड बाय साइड, ताकि ये ना हो कि आप एंड में आ रहे हो आपको पता ही नहीं करना क्या है। उस टाइम पे एटलीस्ट कोडिंग एज सेफ्टी नेट तो रहेगा आपके पास। आप प्लेसमेंट में तो बैठ सकते हो, आप ये तो कह सकते हो मेरे को कोडिंग आती है, आई एम गुड एट डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, सो आई कैन क्रैक द इंटरव्यू। तो कोडिंग करने के फायदे बहुत हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप किसी भी ब्रांच के हो, अगर जरूरी नहीं है ईपी के ही हो, ईपी, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच के हो आप, तो कोडिंग थोड़ी बहुत बेसिक कर ही लेना, काफी फायदा होता है करने से। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या इंटर्नशिप प्लेसमेंट लगती है लोगों की, क्या कंपनीज खुलती हैं? तो मैं आपको एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो बता नहीं पाऊंगा कि कितने लोगों की लगी है, कौन सी कंपनी आई है, कौन सी कंपनी ने ईपी को बैठने दिया है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स बताने के लिए अलाउड नहीं करता हमारा कॉलेज। बट इन जनरल अगर मैं बताना चाहूँ
तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज अलाउ करती हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट को। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, जिसके स्किल्स अच्छे हैं और जो अपने स्किल्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इंटरव्यूअर को, आप बता पा रहे हो आपने क्या किया, आपने अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ठीक है, और आपकी नॉलेज भी अच्छी है, तो अच्छी जॉब लेने में कोई ज़्यादा फाइट नहीं मारनी पड़ेगी आपको, अच्छी जॉब लग जाएगी आपको इस ब्रांच से भी। और ये ब्रांच रिसर्च के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी ब्रांच है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है हायर स्टडीज़ करने में, रिसर्च करने में, तो ये ब्रांच आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये ब्रांच लेके आपको रिसर्च में और हायर स्टडीज़ में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। आप अगर हायर स्टडीज़ करना चाहो तो ये ब्रांच मैं कहूँगा बेस्ट है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा रिसर्च की साइड इंटरेस्ट नहीं लिया अभी तक, सो मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च कैसे नहीं होता है। तो आप किसी हमारे कॉलेज के सीनियर को कांटेक्ट कर सकते हो जिसने रिसर्च कर रखी हो, ठीक है। और यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो आपको रिसर्च के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज देते हैं, तो इन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट इन जनरल ये ब्रांच रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छी है। मतलब बाकी सब ब्रांचेस से अगर मैं कंपेयर करूँ तो रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस। और एक और बहुत ही कॉमन डाउट आता है लोगों का कि मुझे एक साइड पे मिल रहा है इंजीनियरिंग फिजिक्स DTU के अंदर, और दूसरी साइड पे मिल रहा है कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर किसी और कॉलेज में, जैसे कि IP यूनिवर्सिटी हो गया, VIT हो गया, या कोई और प्राइवेट कॉलेज हो गया, मुझे किसी और ऐसे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस पर, मैंने उसमें बोला था कि अगर इन शॉर्ट में बताना चाहूँ, मैंने उसमें इन शॉर्ट समराइज करके बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उसमें ये बोला था कि आप अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस देखना पहले, ठीक है। आप DTU के टैग के पीछे मत भागना कि मेरे को सिर्फ टैग चाहिए और तो बाकी कुछ देख ही नहीं रहा मैं, क्योंकि आपने एक बार EP ले ली, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, एक बार EP ले लिया आपने तो 4 साल आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्वियसली यू वुड नॉट लाइक टू डू समथिंग विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपका मन नहीं लगता, तो ऑब्वियसली आपको डीमोटिवेशन होगी, बिल्कुल भी आपको एक ड्राइव नहीं आएगा वो काम करने को, और बाकी जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम भी आपका खराब हो जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो 4 साल पूरे जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई इसका मतलब बनता नहीं। तो अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मैंने कंप्यूटर साइंस ही करना है, मैंने IT ही करना है, मैंने सॉफ्टवेयर साइड पे ही जाना है, मैंने इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपने वो कॉलेज लेना है, सबसे बेस्ट कॉलेज लेना है जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, द बेस्ट कॉलेज विच इज ऑफरिंग यू कंप्यूटर साइंस। आपको उस कॉलेज के साथ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द DTU टैग। जस्ट बिकॉज आपको DTU का टैग मिल रहा है, सिर्फ टैग के पीछे भागना सही नहीं है। ऑब्वियसली टैग से आपको हेल्प मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि टैग बेकार है, बट सिर्फ और सिर्फ टैग के पीछे भागना, बाकी सब कुछ नेग्लेक्ट कर देना, बाकी सब कुछ इग्नोर कर देना, और सिर्फ टैग के पीछे भागना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, एक इंटेलिजेंट आइडिया नहीं है। सो मैं यही रेकमेंड करूंगा, आप अपने प्रेफरेंसेस, अपने इंटरेस्ट एक बार देखना। एंड इफ यू आर ओके विद स्टडिंग फिजिक्स, अगर आपको लगता है कि मैं 4 साल इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो ये ब्रांच। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे को ये ब्रांच काफ़ी अच्छी लगती थी और मैंने कहा DTU अच्छा कॉलेज है, ब्रांच भी पसंद है, तो चलो ले लेते हैं। तो मेरा ये था। तो आप भी अपने इंटरेस्ट देखना, अपने प्रेफरेंसेस देखना, और आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, इन सबको अकाउंट में लेते हुए आपने एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ब्रांच में पढ़ाया क्या जाता है, कितना टाइम आपको फ्री मिलता है, क्या कोडिंग करने का टाइम मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो उससे भी आपको एक इन्फॉर्म्ड और वाइज डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से जरा भी क्लैरिटी मिली और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना जरूर, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।